are watching Kashif Times. दर्शकों, आज हम रोज़ारियो हाई स्कूल में आए हैं जहाँ की प्रिंसिपल रोज़ारियो मैडम जिससे हम आपकी बात कराएंगे। बहुत ही हाईली एजुकेटेड मैडम है और ये स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए बात करते हैं हम रोज़ारियो मैडम से। रोज़ारियो मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आपके स्कूल के बारे में बताइए, किस तरह कब इस्टेब्लिश हुई, कितने बच्चों से कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे हैं। स्कूल जो है 2014 में इस्टेब्लिश हुई है। शुरुआत में हमारे पास 11 बच्चे थे, अभी फ़िलहाल 400 के ऊपर बच्चे हैं। ये आपका हाई स्कूल है? हाई स्कूल है, 10th तक का है। अच्छा, आप एसएससी रिजल्ट में आपका कैसा, मतलब यहाँ का स्टेटस था? सभी बच्चे पास हुए थे? क्या हाईएस्ट परसेंटेज है? सभी बच्चे पास हुए हैं। हाईएस्ट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 86% है। पिछले साल भी उतना ही था, 81-86। ये साल भी 86% है। तो ये परफॉर्मेंस किसका अच्छा था, गर्ल्स का था या बॉयज़ का? गर्ल्स, दोनों साल में गर्ल्स ने ज़्यादा एक्सीड किया हुआ है बॉयज़ से। बॉयज़ भी है, ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा 1-2% आगे पीछे है। मैडम, हम चाहते हैं आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि इस मालवनी क्षेत्र में आप एक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड प्रिंसिपल है। आप पीएचडी भी कर रही है। कौन सी फील्ड पे पीएचडी कर रही है वो हमारे दर्शकों से। हाँ, बेसिकली मैंने एमकॉम किया है, एमफिल किया है एजुकेशन में। अभी मैं पीएचडी भी एजुकेशन में ही कर रही हूँ। इस बार जो है मेरा टॉपिक है अपने बच्चे लोग के लिए। बेसिकली जो 10th और 12th के बच्चे लोग हैं, उनको आगे चल के करना क्या होता है वो उनको पता रहता नहीं है, तो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे स्कूल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जो हम लोग अपने बच्चे लोग को तैयारी कर सके 10th और 12वीं के बाद, कि वो लोग कोई फील्ड ले लें। तो वो टॉपिक के, वो विषय के ऊपर है मेरा स्टडी है। तो अभी बस शुरुआत हुआ है, लगभग 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपके स्कूल में कुछ ऐसा इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करियर भी वो कैसे चूज़ कर सके, कुछ स्किल्स के आप क्या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऐसा कुछ आने वाले, जैसे आपने बताया प्लम्बरिंग का है, कारपेंटरी का है, इलेक्ट्रिशियन का है, तो ऐसा कुछ आप प्रोजेक्ट ऐसा लेके आने वाले हैं? हाँ, तो बेसिकली जो है ये साल मैंने क्रिकेट लेके आई हुई। क्रिकेट है, कारपेंट्री का है, गर्ल्स के लिए डिजिटल लिटरेसी शुरू किया है मैंने। फिर कोडिंग के बारे में उनको सिखाना। तो बेसिकली हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आगे चल के अगर किसी को कोई इंटरेस्ट जो बोलते हैं जागरूक हो सके उनके अंदर, तो 10th और 12th के बाद वो लोग को जानकारी पाए, चलो मैं ये भी कुछ कर सकता हूँ या ये फील्ड में जा सकता हूँ। तो वो कोशिश बेसिकली मैं कर रही हूँ ये साल। रोज़ारियो मैडम, आप पीएचडी कर रही है एजुकेशनल फील्ड पर, तो इस फील्ड में आपको क्या इंस्पिरेशन लेके क्या कि यही फील्ड आपको चूज़ करना है, एजुकेशनल फील्ड? बेसिकली मैं मैनेजमेंट फील्ड में थी, लेकिन मेरे जो ससुर है मिस्टर वॉल्टर रोज़ारियो, उनका एक सपना था कि वो स्कूल शुरू करें मालवनी के बच्चे लोग के लिए। तो उनका सपना जो है, मैंने और मेरे पति एंथनी रोज़ारियो जो है, हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी उनका जो सपना है हम लोग पूरा करें। तो वो हिसाब से मैंने स्कूल शुरू भी किया था और फिर वहाँ से जो आगे की पढ़ाई, जो इंस्पिरेशन है कि हाँ एजुकेशन के लाइन में कुछ ना कुछ करना है, यहाँ के बच्चे लोग के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो हिसाब से मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ और हम लोग ने स्कूल भी शुरू किया हुआ है। जैसा आपने बताया आपके ससुर का सपना था, तो क्या आपको भी उसमें इंटरेस्ट था स्टार्ट में कि इसी फील्ड में जाना है? नहीं, शुरुआत में मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट वाले फील्ड में था, लेकिन जब धीरे धीरे जब मैं ये लाइन में आ गई हूँ, तो उसके बाद से अभी जो उनका सपना था वो मैंने मेरे सपने की तरह मैं उसको भी बड़ा कर रही हूँ, ऐसा है। रोज़ारियो मैडम, जो आप अभी पीएचडी कर रही है, स्टार्ट से जो आपकी लाइफ थी, जो जर्नी थी यहाँ तक आने की, तो वो किस तरह की थी, कितने चैलेंजेस थे उसमें, वो हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। बेसिकली मैंने जो पढ़ाई में कर रही थी और जो शुरुआत में था, मेरी शादी भी वही टाइम पे हुई है। स्कूल भी मैंने, जब मेरी पहली बेटी, मेरा जो पहला बच्चा जो बॉर्न था, वही टाइम पे मैंने स्कूल शुरुआत किया था। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत सारे थे, क्योंकि स्कूल शुरू करना वो ऐसा लगता है कि हाँ क्लासरूम डाल दिए, स्कूल शुरू हो गया, लेकिन करिकुलम सेट करना, पढ़ाई के टीचर्स को ट्रेन करना, तो वो सब मैंने शुरुआत में और अभी तक मैं कर रही हूँ। बेसिकली मेरे हर एक टीचर्स जो है उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना,
तो वो सब चल रहा है। तो चैलेंजेस है, ऊपर नीचे है, क्योंकि बच्चे भी है, मैं भी हूँ, मेरी पढ़ाई भी है, स्कूल भी है, तो थोड़ा बहुत लेकिन चलते रहते हैं। मैडम, जैसे कि ये जो आपका क्षेत्र है गांव देवी मालवनी मलाड का, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत से ड्रग्स बिकते हैं, तो आजकल जो बच्चे रहते हैं, यंग बच्चे, स्कूल के बच्चे और लोग, इसमें मतलब आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे केस आपको देखने मिलेंगे कि कुछ लोग अपने बैग में लेके आते हैं ड्रग्स वगैरह। तो ऐसा ही एरिया में आपको पढ़ाना, और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्या आपके पास ऐसे कोई सामने कोई ऐसा वाकया आया? आया था एक बार, ऐसा नहीं था, आया था, वाक़या आया था। हम लोग ने देखा था कि हमारे बच्चे के पास ड्रग्स नहीं था, अब लेकिन सिगरेट्स थे। तो वो जो है शुरुआत में ही चेकिंग हो जाता है, तो फिर वही बच्चे लोग को हम लोगों ने फिर सिखाया है बेसिकली, तो जो ट्रेनिंग लेते हैं टबैको का, नो ड्रग्स का, तो वो सब में उनको सिखा के उनको इन्वॉल्व करके अभी फ़िलहाल अभी मेरे कोई बच्चे जो है कोई सामान नहीं यूज़ करते या कुछ भी चीज़ नहीं है वैसा। चैलेंजेस है यहाँ पे, एरिया वही है, हाँ एरिया वैसा है, तो हम लोग कोई बच्चे लोग को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो कारण की वजह से मैंने जो क्रिकेट का जो एक्टिविटी डाला, इन्वॉल्व किया है उनको, तो ताकि वो थोड़ा क्रिकेट यहाँ पे सीखे, तो घर पे जाके यहाँ वहाँ घूमने से चलो दोस्तों के साथ खेलेंगे, कुछ करेंगे, तो गलत दोस्तों के साथ ना जाए। तो वो हिसाब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना एक्टिविटी हम लोग स्कूल में कर सके वो थोड़ा घर पे भी जाके थोड़ा बहुत कर ले। मोबाइल में बैठने से अच्छा है, गेम्स खेलने से अच्छा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब के लिए, क्योंकि ये एरिया वैसा है। कितना सपोर्ट यहाँ के प्रशासन से आपको मिलता है कि आपके लोग स्कूल के आसपास में कुछ इस तरह का काम ना हो? वो अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल आपसे करेंगे। आप पीएचडी कर रही है, तो आपकी जो पीएचडी की थीम्स क्या है वो हमारे दर्शकों से? बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चे लोग का करियर एस्पिरेशन के बारे में, कि 10वीं के बाद एडोलेसेंस जो रहते हैं, जो बच्चे लोग बोलते हैं ना कि समझने की कोशिश करें कि अबे ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, या मतलब जो उनका मेटाकॉग्निशन बोलते हैं हम लोग, उनकी जो सोच है, सोच के ऊपर जो सोच, मानो लोग आज पढ़ रहे, आंसर लिख रहे, तो ठीक है आंसर लिख लिए, तो वो लोग फिर भी कभी कभार सोचते कि इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं क्या। तो उनकी सोच के बारे में, फिर उनका जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो हम लोग अपने स्कूल के अंदर क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, उसके थ्रू वो लोग, और एक्टिविटीज़ जो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं स्कूल के अंदर, कि उसके थ्रू वो लोग कैसे अपने करियर जो आगे चल के क्या चूज़ कर सकते हैं, मानो आर्ट्स फील्ड हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ रहते हैं। तो मेरा बेसिकली जो टॉपिक है उसके बारे में है कि हम लोग स्कूल के अंदर क्या कर सकते हैं अपने बच्चे लोग के लिए, और फिर आगे चल के वही चीज़ उनको कैसे उनके करियर में वो मतलब वो चीज़ को वो अपने करियर बना सके। तो वो मेरी कोशिश है। तो फ़िलहाल जो है मैं स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को कंपेयर करके देखना चाहती हूँ कि स्टेट बोर्ड की स्कूलों में कैसा मतलब क्या सिखाते हैं, क्या होता है, और क्या कमी है अगर हमारे बोर्ड में या उनके बोर्ड में बेसिकली, और उनके बच्चे 10वीं के बाद कैसे जल्दी क्विकली एक करियर, हाँ मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो एरिया है मालवनी के एरिया में पेरेंट्स लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको जो बच्चों को गाइडेंस मिलना चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल की तरफ से हम लोग क्या क्या काउंसलिंग दे सके या क्या करियर गाइडेंस दे सके। तो बेसिकली मेरा टॉपिक ही उसके ऊपर है, तो एक बार मेरा स्टडी हो जाएगा तो हम लोग को उसके बारे में और पता चल जाएगा। मैडम, बच्चों लोगों को अपना करियर चूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, यहाँ तक कि उनको समझ भी नहीं होती कि हमको आगे चल के 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए या आर्ट्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए। उनको ऐसा कोई गाइडेंस नहीं होता है। तो क्या आपके स्कूल में ऐसा बच्चों को गाइड किया जाता है कि कैसे आप आगे कौन सी फील्ड लेंगे, क्या करेंगे? हाँ, हम लोग बेसिकली करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये साल में अभी फॉर एग्जांपल बच्चों को कारपेंट्री सिखाने वाली हूँ। फिर कोडिंग शुरू किया हुआ है, कंप्यूटर्स में हम लोग ने HTML वेबसाइट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, वो शुरुआत किया हुआ है। ये एक्स्ट्रा है बेसिकली, कंप्यूटर जो है ये एक्स्ट्रा है, सिलेबस भी है, लेकिन हम लोग जो सिलेबस यूज़ करते हैं उनके थ्रू से, उनका तो एक करिकुलम है पहली से लेके 8वीं तक जो हम लोग फॉलो करते हैं।
तो वो हम लोग वो स्किल डेवलप करते हैं। फिर कैरम है, चेस है, क्रिकेट है, तो ये सब बेसिकली एक्टिविटीज़, क्योंकि आगे चल के वो ये सब फील्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कौन से स्टैंडर्ड से जो कोडिंग HTML होता है, कौन से स्टैंडर्ड से शुरू होता है? ये सेकेंडरी 6, 7, 8 से शुरू हो जाता है। 6, 7 और 8 से शुरू होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है पहली से लेके 8वीं तक है। जैसे आपने एजुकेशन के बाद स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि आप इंडोर गेम्स भी है, चेस है और जैसे क्रिकेट है, तो आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए? हाँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू वो लोग लीडरशिप स्किल्स जो बोलते हैं, शेयरिंग जो बोलते हैं, हारना जीतना। चलो ऐसा नहीं कि अब आजकल के बच्चे लोग कैसे हैं कि हार जाते हैं तो जल्दी से हार मान लेते हैं। तो हार जीत होती रहती है, कोई लीडर बनता है, कैप्टन बनता है, तो उनको मतलब एक बोलते हैं ना, एक लीडरशिप स्किल्स बोलो, फिर मतलब हार जीत, मतलब ऐसा नहीं कि मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो वो बेसिकली हम लोग डेवलप करते, क्योंकि आगे चल के 10वीं 11वीं 12वीं के जब काम पे लगते, कभी ऊपर नीचे होते रहता है। और आजकल हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत सारे सुसाइड केसेस है, जो हमारे बच्चे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, मम्मी डैडी ने कुछ बोल दिया, दोस्त ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, तो तुरंत लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं। तो जब हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर बच्चे लोग सीखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आज हार गए तो कल जीत नहीं सकते हैं। तो स्कूलों में अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो उसके थ्रू आई थिंक बच्चे लोग को भी उनके आगे चल के एक डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है उसके अंदर। मैडम, जैसे आपने लीडरशिप की बात किया, तो आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे आपने बताया था कि इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं, जैसे म्यूनसिपल काउंसलर से मिलना, BMC में जाना, लेटर राइटिंग करना, प्रशासन से मिलना, उनसे इंटरेक्टिव करना, कैसे अपनी कंप्लेन वहाँ पर पहुँचाना रिटेन में और ओरली, उसके बारे में दर्शकों को बताइए किस तरह से आगे चल के सक्सेस होगा बच्चों। तो पिछले साल हम लोगों ने एक NGO के थ्रू एक एक्टिविटी किया हुआ था, जो हम लोग ये साल भी कर रहे हैं। वो है 7th 8th और 9th के गर्ल्स लोग। तो बेसिकली जो हमारे एरिया में है, वो लोग एक पर्टिकुलर एक सोशल इशू ले लेते हैं। मानो अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है, या फिर वॉशरूम्स बराबर नहीं है, रास्ता बराबर नहीं, तो वो जो है उनको ये पूरे साल में वो लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे से बात करना, बाहर जाके पेरेंट्स लोग से बात करना, और फिर आखिर में अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो फिर म्यूनसिपल काउंसलर के पास जाना, या फिर अपने कॉरपोरेटर के वहाँ जाना, पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में जाना, लेटर लिखना। बेसिकली एक्चुअली गर्ल्स में हम लोग को डेवलप करें कि आप लोग भी जाके ये सब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बॉयज़ ही जाके ये सब कर सकते हैं, आप लोग भी ये सब। तो एक बेसिकली बॉयज़ को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हाँ, तो ये साल हम लोग ने गर्ल्स, और पिछले साल सिर्फ गर्ल्स के लिए था, ये साल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग, मतलब गर्ल्स को अलग है और बॉयज़ को अलग टॉपिक रहेगा। तो मैडम, एक सवाल फ़ीस को लेके करना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल में हर साल फ़ीस बढ़ती है, तो कुछ पेरेंट्स का कहना है कि हम म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाएंगे, कुछ कहते हैं हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। प्राइवेट में पढ़ाते तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत से खर्चों का सामना करना पड़ता है। तो इन प्राइवेट स्कूल में और म्यूनसिपैलिटी स्कूल में आप क्या डिफ्रेंशिएट देखती है, कैसे पेरेंट्स को कौन सा चूज़ करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, प्राइवेट स्कूल हो या म्यूनसिपैलिटी स्कूल है, ऐसा नहीं कि म्यूनसिपैलिटी में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं कि म्यूनसिपैलिटी के बच्चे आगे ज़िंदगी में बढ़ते नहीं हैं, होता है। फ़र्क इतना होता है कि प्राइवेट स्कूल में थोड़ा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिलता है, थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, जो शायद से म्यूनसिपैलिटी स्कूलों में ना हो। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे नहीं आए तो चलो नहीं आए। प्राइवेट में क्या था, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन तो फ़ोन जाता है कि भाई हाँ, बच्चे क्यों नहीं आए हैं स्कूल में। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस है। प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मिलती है बच्चे लोगों को, और म्यूनसिपैलिटी में भी पढ़ाई होती है, ऐसा है। अभी हम आपका CCTV कैमरा देख रहे हैं, बच्चे बहुत ही शांत और डिसिप्लिन में बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत मतलब ऐसे हर जगह देखने को नहीं मिलते, बच्चे मस्ती करते थे। पहले जब CCTV कैमरा नहीं था तो बच्चे लोग खूब मस्ती करते। आपको क्या लगता है कि CCTV कैमरे से बच्चे मतलब कैद हो गए, जैसे पहले आज़ादी से मस्ती करते थे, मजाक करते थे, वो सब नहीं कर सकते उन लोग? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CCTV कैमरा रहने के बाद भी उनकी मस्ती रहती है। हाँ, बस इतना है कि उनको पता है कि हाँ, मैडम भी देख रहे हैं।
तो मस्ती भी एक हद में रहती है, जो बोलते हैं कि ज़्यादा चिढ़ाना नहीं होता है। फिर उनको भी पता है कि हाँ पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना है, मस्ती करने के लिए हाँ हम लोग उनको टाइम देते, जो 5 मिनट जो उनको मिलता है जब एक लेक्चर के बाद, तभी हम लोग कुछ बोलते नहीं। लेकिन हाँ डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो वो लोग आगे चल के कुछ सीखेंगे नहीं। तो डिसिप्लिन ज़िंदगी में बच्चे लोग हम लोग को स्कूल में ही हम लोग शुरुआत करते हैं। घर पे क्या होता है, मम्मी बोलते नहीं मेरा सुनता नहीं सुनता नहीं है, तो घर पे ना सुने, स्कूल में ना सुने, तो आगे चल के वो बच्चा कभी सुनेगा ही नहीं किसी का। तो डर नहीं है, वो लोग कैद तो बिल्कुल नहीं है सीसीटीवी में। अगर आप देख सकते हो अभी, हाँ अभी पढ़ाई चल रही है तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो हाँ मस्ती होती रहती है। रोज़ारियो मैडम, आखिर में आप एज ए प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? पेरेंट्स को हम लोग ये मैसेज दूंगी कि बच्चे लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। आजकल किसी के पास टाइम है नहीं है, थोड़ा पूछ लो घर आने के बाद कि हाँ बेटा क्या किए, क्या आज, भले आपको पता हो या ना पता हो, आप समझ पाए, लेकिन एटलीस्ट एक बार आप उनको बोल तो सही कि आप क्या किए हो या टीचर ने क्या करवाया है, एक बार देख लो तो उनको भी एक कनेक्शन फील हो जाता है। टीचर्स लोग के लिए, टीचर्स तो ऑब्वियसली काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा है कि हार मत मानो। थोड़े हमारे जो मालवनी के टीचर्स जो मैं बोलती हूँ, हाँ बच्चे लोग हैं, थोड़े मस्ती है, थोड़े पेरेंट्स लोग से नहीं होता है क्योंकि वहाँ वो लोग भी एडुकेटेड नहीं है ज़्यादा। हार मत मानो, कोशिश करो। हम लोग को अपने बच्चे लोग को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, मालवनी को बहुत ऊपर करना है। और प्रिंसिपल्स के लिए कि प्रिंसिपल्स के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब हम प्रिंसिपल्स जो है हम लोग को पढ़ाई करते रहना चाहिए। बेसिकली वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, क्योंकि जैसे जैसे जितना हम पढ़ाई करेंगे, जितना जितना हम कोशिश करेंगे सीखने का, तो वैसे ही हमारे टीचर्स को वही आदत होगा, वैसे हमारे बच्चे लोग को आदत होगा। तो प्रिंसिपल्स के लिए यही मैं बोलूँगी कि ज़्यादा करके जो बोलते हैं ट्रेनिंग जो है, लीडरशिप। पॉलिटिक्स में जरा तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं ये भी है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, हाँ बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा तो आप प्रिंसिपल का शुरुआत प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है। तो प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपना स्कूल मजबूत हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात की मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे रोज़ारियो मैडम ने बताया, प्रिंसिपल स्ट्रांग होगा तो आगे चल के स्कूल सक्सेस होगी। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जब बच्चे घर आते हैं तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, मोबाइल सेवी हो गए सब, मतलब मोबाइल एडिक्ट हो गए, तो बच्चे पेरेंट्स सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। और भी बहुत अच्छी जानकारी रोज़ारियो मैडम ने हमको दी और अपने बारे में भी बताया, और बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे चैनल का जो ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया।